आप कल नहीं आए? इंडेक्स कौन सा? थ्री फोर हो गया ना, फाइव भी हो गया। हमने पढ़ कितना लिया था पहले ये बता दो। हाँ, पहले हम उसको थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है? नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा? शेयर्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में फॉर्मूला लिख लिया था 16 टाइम? ओए, फर्स्ट हमने फॉर्मूला लिख लिया था, बोलो। 16 टाइम्स वाला हो गया ना? ठीक है। वो फॉर्मूला क्या हेल्प करता है? टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। ओके, अब अगला लिखो। सेकंड एप्लीकेशन इज बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना बेटा, क्या होता है जो कोवलेंट बॉन्ड, वो कितना पोलर है, ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट लिख लो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक, अब आप अगला लिखो, मेटेलिक एंड, सर काइंडली वेट। मेरे को पता लग जाएगा आप मेरे से बात कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो। लिख लिया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है अपने को। कैसे? मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। दे हैव रिलेटिवली हायर वैल्यू। कल हमने पढ़ा था ना, मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नियर अबाउट क्या होता है? ठीक है, और हाइड्रोजन जो क्या है, नॉन मेटल है, उसका वैल्यू कितना था? 2। तो ये इनका वैल्यू ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा है। मेटल्स वालों का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास है।
अगला लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। पहला पॉइंट लिखो इसमें, फोर्थ में ये पॉइंट। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड्स मन में ही आंसर करना है, ठीक है। एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं? तो लिखो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बी पॉइंट लिखो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो इसको याद करने का जो बेटर मेथड है, भी अगर कोई बच्चा ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है भी ये मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप हमेशा NaOH को याद रखा करो। ये तो सभी को पता है ना, ये एसिड है कि बेस है? बेस, ये सभी को पता है। अगर मान लो मैं मेटल का ऑक्साइड याद कर लो, कौन सा? सोडियम ऑक्साइड। ये किसका ऑक्साइड है? मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड से पानी में डालते हैं तो वो क्या बनता है? बेस बन रहा है। क्या बन रहा है? बेस। Na2O NaOH। NaOH कभी एसिड नहीं होता, ये क्या होता है? बेस। तो ऐसे याद किया करो, मेटल का ऑक्साइड, मेटल, बेस। ओके, वैसे तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और किंग ऑफ ऑल एसिड्स क्या होता है? उसको याद कर लो। जैसे मान लो हमारे पास SO3 है, ये सल्फर नॉन मेटल होता है कि मेटल होता है? नॉन मेटल। क्या होता है बेटा? नॉन मेटल। और इसका जो ये क्या बनाता है? बेस बनाता है कि एसिड बनाता है? एसिड। तो ऐसे याद कर लो, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। इससे बस। अब थर्ड पॉइंट लिखो, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा। इसलिए कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं, एंड सम ऑक्साइड्स आर एम्फीबियन। का एग्जाम्पल बताओ। फ्रॉग पानी में भी रह रहा है और समझ गए? ऐसी एम्फो, एम्फीबियन, ऐसे करके याद करो। मतलब जिनका एसिडिक नेचर भी है और जिनका कभी एसिडिक नेचर भी शो करेंगे कभी। तो क्या लिखा है? सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, का मतलब उनमें एसिडिक करेक्टर भी है बेटा, और उसमें मतलब वो एसिड की तरह भी करेक्टर, का मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी क्या कर सकते हैं? बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल मन में थोड़ा मेडिटेट करो। ठीक है, अब आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड कौन सा ब्लॉक होता है और राइट हैंड साइड बीच में? एस ब्लॉक में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं कि कोई भी कुछ भी हो सकता है? मेटल्स होते हैं। आवाज नहीं आ रही सभी? क्या होता है? मेटल्स होते हैं, ओनली मेटल। डी ब्लॉक में भी क्या होते हैं? ओनली मेटल्स। बट पी ब्लॉक में, तो इसका मतलब लिखो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, हम इसका मतलब हम मेटल से किधर जा रहे हैं? नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? मेटल्स का नेचर कौन सा होता है? एसिडिक की बेसिक? तो इसका मतलब मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, है ना। ऐसे इधर क्या लिख देंगे हम? नॉन मेटल ऑक्साइड्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये बेसिक नेचर से हम किसकी तरफ जा रहे हैं?
इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज हो रही होएगी कि डिक्रीज हो रही होएगी, डिक्रीजेस। इसका मतलब एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड क्या हो रही होएगी, जब हम किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अरे नहीं, ठीक है। अब आप देखो एक बार मॉड्यूल में, फिर हम लिखेंगे भी बाद में। 3.15 पे देखो, पेज नंबर 3.15 पे जो सी पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उसमें 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। थोड़ा सा पढ़ो। पहला कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड, वेरी वेल, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना। लिथियम के ऑक्साइड के नीचे कौन सा नेचर है, बेरिलियम के। फिर उसके बाद तो यही है कि नहीं है, पहले बेसिक फिर नेचर, बीच में क्या होएगी, कोई ना कोई ट्रांजिशन, मतलब जब चीज बेसिक से किधर जा रही है, एसिडिक, तो इसका मतलब कुछ ऑक्साइड्स क्या मिलेंगे आपको, एम्फोटेरिक मिलेंगे। यहाँ एक सेंस बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगली एग्जांपल देखो, कौन से पीरियड एलिमेंट्स हैं, थर्ड। उसमें देखो पहले कौन सा नेचर आ रहा है, फिर ऐसे करो, ठीक है। ये अपने को क्लियर हो गया। चलो अब हमें कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या करने हैं, याद करना है। और हमारे पूरे सिलेबस में 11th और 12th की जर्नी में सिर्फ ये ही क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आपने अभी इसी साल ही क्या कर लेना है इनको याद। तो ई पॉइंट लिख लो, ठीक है। अपन एक ऐसे लिखो, ठीक है। कोई और अगर आपको निमोनिक मिलता है तो मेरे को भी बताना है। क्या लिखा है, हाँ, तो Zn आ गया, इसका मतलब जिंक का ऑक्साइड। जिंक हमेशा +2 में रहता है, किस में रहता है, और अगर जिंक +2 में रहता है और ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बेटा, O के ऊपर 2-, तो ये 1 और 1 आ गया क्या, तो ये क्या बन गया, Zn। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है, मतलब एल्यूमिनियम ने, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं। ये क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, मेडिटेट करो फिर बताओ, सेकंड। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड। ग्रुप भी सेकंड। सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स पर क्या होता है, वैलेंसी, मतलब कितना चार्ज आता है, कल किया था ना हमने। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। जितना ग्रुप नंबर है उतने ही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा आएगा, +2। कौन सा आएगा,
ग्रुप नंबर 1 वालों पर जिंदगी में हमेशा कौन सा चार्ज लिख कर आना है? ग्रुप नंबर 2 वालों पर हमेशा जिंदगी में कौन सा चार्ज लिख कर आना है? ओके बेटा, ये क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, तो अभी आप बताओ फिर क्या लिखोगे? BeO 2 से 2 क्या हो गया? तो BeO लिख दूं क्या? अच्छा, यहां पर ये जो लिखा अपन ने, क्या लिखा है? कार। ये क्रोमियम है, क्या है ये? Cr2O3, ठीक है, ये ऐसे लिखना है। ये क्या लिखा अपन ने? मतलब लेड, लेड का ऑक्साइड। दो ऑक्साइड होते हैं लेड के, एक PbO और एक PbO2। अच्छा, फिर क्या लिखा है? ये बिहारी। ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है? बोलो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिलियनियर। समझ गए कि नहीं? हाँ, Bi2O3। ये क्या लिखा है? वो एक गाना है ना। तो ये कौन सा एलिमेंट आ गया? गैलियम। गैलियम कौन से पीरियड में आता है? सॉरी, ग्रुप में आता है गैलियम? मेडिटेट करके बताओ। ग्रुप नंबर 13 के निमोनिक्स याद करो। हाँ, तो उसमें 13 से स्टार्ट किया करो ना। ओके, तो ब्रिंग आलू गाजर इन 10। जब भी बेटा ग्रुप नंबर, ये 1 हो गया, ये कौन सा हो गया? 2। ग्रुप नंबर 13, अगर 13 पर कभी प्लस चार्ज लिखना है तो वो कितना लिखोगे? +3। ये कुछ एलिमेंट्स को ऐसे याद रखना है, केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये +3 आ गया ना। तो जैसे एल्यूमिनियम के पास भी कितना चार्ज है? +3। O के पास है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? Al2O3। ऐसे ही Ga2O3। समझ आ गया कि नहीं? सुनाया मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया ये? 10। कौन से ग्रुप में आता है सोचो? फिफ्टीन में कैसे? 14 में आएगा, है ना। कौन? कार्बन सिंह जी सेंट टू पंजाब। ये 10 का क्या है बेटा? ऑक्साइड। तो जनाबे आली ने बेकार पंजाबी बिहारी गाना सुनाया। 3-4 बार मन में बोलो। बोलो, मन में बोलो यार फटाफट। जनाबे आली ने बेकार पंजाबी बिहारी गाना सुना। अबे एक क्वेश्चन आता है इस पे। सच में आता है बेटा, सच में आता है, इसलिए सच में ही लिखवा रहा हूं मैं आपको। हाँ, समझ गए? सच बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ट्रस्ट करो बेटा। हाँ जी, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी जिंदगी में ये ही हैं। ओके, इसके अलावा पेपर में सोचने मत लग जाना। क्यों? सोचना क्या है ये तो पता ही नहीं, तो इसलिए इन्हीं को ही याद करो। क्लियर? हाँ, कई बच्चे क्वेश्चन को देखते सोचते रहते हैं, फिर उनसे पूछो भी क्या पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कुछ तो सोच ही रहे हैं वो। तो सोचेंगे तो तब ना, अगर कॉन्सेप्ट पता हो भी सोचना कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्या बेटा? जोन आउट हो जाता है। ये भी बात सही है। जब 6-7 क्वेश्चन नहीं हो रहे होते फिर ऐसे ही होता है। ये पूरा सिस्टम समझ आ गया सभी को? तो बोलो मन में यार, शहरी भाई। जनाबे आली ने, हाँ, बिस्मथ बेटा, बिस्मथ सुना नहीं क्या आपने? एलिमेंट ही आप थे नहीं क्या? अरे हो गए यार आप। ये लो, अब सुन लो। बोलो इसका निमोनिक बोलो, ग्रुप नंबर 15 का। देखो नोटबुक में लिखे नहीं क्या आपने एटॉमिक नंबर?
BI, BI, अच्छा नेम फॉर्मूला थोड़ा होता है वो, जाके बेटा सर्च करना। अच्छा थोड़ा मेहनत कर। ओए तुम्हें कहा था मैंने हर एलिमेंट का नेम लिखना है, दिखाना नोटबुक पे। लो वो भी चेकिंग करते हैं बेटा। हाँ निमोनिक्स वाले पेज दिखाओ, देखें। ओए कॉपी क्यों नहीं आएगी, कॉपी तो इक्को ही है। ओए बेटा इसी में ही आ जाने थे, है कि नहीं? कमाल है, मेरे को याद है तेरी नोटबुक में क्या क्या था यार। हाँ ये लिखे हैं भाई, इसने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये देखो। गुड। हाँ 1 2 आगे 13 14 15, हाँ फिर सही तो है। देखो बेटा नोट्स पढ़ो, मिल गया। हाँ थोड़े देखने हैं बेटा, ये जो इतने पन्ने भर जाते हैं ना, जब बहुत एफर्ट लगता है इनको उठाने में। हाँ देखो बेटा, समझ आ रहा है क्या? जब ये एक नोटबुक भर जाती है ना, उसके बाद जब आपको दोबारा पढ़ना होता है ना, बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए यार इसको पढ़ने के लिए। समझ रहे हो क्या? आंखें इतनी भारी हो जाती है नींद के चक्करों में, आपको क्या ही बताएं। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए प्लीज डू रिवाइज द नोट्स। तो बेटा इन नोटबुक को कभी भूलना नहीं है, कभी 4 पेजेस पढ़ लो, कभी 5 पढ़ लो, अभी आपको ही पढ़ने हैं। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए 2 साल की जर्नी में सिर्फ सिलेबस ही करवाते हैं, रिवीजन के लिए अगले 2 साल नहीं होते। समझ रहे हो क्या? रिवीजन किसने करनी होती है? स्टूडेंट ने करनी होती है। समझ आ गया कि नहीं? कैसे? बस खुद ही बेटा टाइम ढूंढो, अब कौन सा टाइम है आपके रिवीजन का। समझ आ गया कि नहीं? आपका मन करे, क्यों? आपका एम क्या होना चाहिए? फिक्स, मतलब एम तो फिक्स होना चाहिए। वेरी वेल बेटा, वेरी नहीं करना चाहिए, ये भी बात सही है। मतलब एम ये होना चाहिए भी हमें रिवाइज करना है 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। वेरी वेल, ये भी सही है। कहीं पता लगे 2 महीने में नॉन मेडिकल, फिर अगले 3 महीने मेडिकल। हाँ है ना, ऐसे नहीं। वो तो बात सही है, एम तो फिक्स ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे लिखो। चलो 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आप बताओ, out of these following two, how many are amphoteric oxides? मन में सोचो बेटा। कितने हैं? क्या ये एम्फोटेरिक है? हो सकता है, हो सकता है, मे भी, शायद, क्या पता, और बोल दे। परहैप्स, हैं? ऐसे वाले नहीं, माइट बी। ओ नहीं है, वो नहीं है बेटा, वहां पे लिखा हुआ है ना, वही है। क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कौन से ऑक्साइड्स हैं? बेसिक, वेरी वेल। एसिडिक, गुड। हाँ बाकी भी बोल दो बेटा, बाकी भी बोलो, थोड़ा जनता पार्टिसिपेट कर लो। देखो गलत आंसर के बाद जो बच्चा आंसर देना भी चाहे वो भी नहीं दे पा रहा है, अभी अब मैं किधर जाऊं? सारे बच्चे मन में सोचे बेटा, मन में सोचे, मन में सोचे। हाँ कौन सा? हाँ एसिड है। अब जनता एसिड क्यों है बेटा? क्योंकि ये क्या है? ओए नॉन मेटल है भाई। ये कौन है ये? सर हमें कैसे पता लगेगा? हाँ वेरी वेल बेटा, शुक्र है आपने थोड़ी इज्जत रखी मेरी, भी मैंने बताया था। ये कहाँ है पीरियोडिक टेबल? बेटा आपने पीरियोडिक टेबल सभी ने कोई 10 रुपए लगवाए क्या, मतलब प्रिंट आउट के लिए? कहाँ है पीरियोडिक? बेटा प्लीज 10 रुपीज वाला प्रिंट आउट।
कहाँ है, कहाँ है बेटा, लिख रहा हो। अच्छा अच्छा, कहाँ है बेटा पीरियोडिक टेबल? 10 रुपीज वाला बेटा, ना ना, नो नो, एनसीईआरटी वाला, ये नहीं, ये नहीं। हाँ पर ये गलत वाला है ना, हाँ क्योंकि ये एनसीईआरटी वाला नहीं है इसीलिए ये गलत है। इसमें लाओ मैं गलती बताऊं क्या है, आप खुद ही देखना। ओ सॉरी भाई, ओए ये पीरियोडिक टेबल किनके पास अभी है राइट नाउ? भाई के पास ही है, हाँ वेरी गुड। कहाँ है बेटा, आप कह रहे थे किधर है? ले गुम गया, वाह ये भी सारे बहाने सेम है स्कूल वाले। हाँ जी बेटा, ये प्रिंट आउट, कमाल है। ओए इसमें मैंने आपको कलर कोडिंग से समझाया था कि नहीं? क्या समझाया था बेटा, बताओ? ऑरेंज वाले क्या है? मेटलॉइड्स, ये वाले मेटल्स, ग्रीन और ये वाले नॉन मेटल्स। समझ आ गया? हाँ, ग्रीन और पिंक वाले क्या है? नॉन मेटल, बाकी सारे। तो यहां से पता लग जाएगा ना कौन क्या है, नॉन मेटल। तो इसीलिए बेटा आपको पता लग जाएगा ये ऐसे करके। प्लीज ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप गुमसुम हो रहे हो ये अच्छा इसको क्या बोलना है, तो जरूरत है बेटा मेहनत करने की। ओके, यहां तक हो गया? अब आगे लिखो कौन से पॉइंट्स। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स। क्या पढ़े? बेसिक। उसके बाद क्या पढ़े? प्रॉपर्टी। बेटा ये थर्सडे को कल आना है आपने? नो, है ना? तो एक दिन है ना पूरा प्रिंट आउट के लिए? यस। अभी आपने कब आना है? थर्सडे। तो थर्सडे में हर नोटबुक में ये क्या होना चाहिए? पेस्ट होना चाहिए। एक प्रिंट आउट मत निकालना, 2 ही कर लेना। समझ आ गया कि नहीं बेटा? काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, पहले ही 2 कर लेना। ओके, केमिस्ट्री के हर नई नोटबुक पर, केमिस्ट्री के हर पहले पेज पर क्या होना चाहिए? बस ये फिक्स है। ये क्या है? और वो भी कौन सा? एनसीईआरटी वाला। कहाँ से मिलेगा? मैंने ग्रुप में भेजा था एनसीईआरटी, उन्हें फोटो बढ़िया ग्रुप में भेज देंगे, समझ गए? डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लो और कह दो क्या करना है। अब लास्ट ऑफ, सबसे पहले क्या पढ़े? बेसिक्स। फिर उसके बाद ओ ये लिख लिया गया? गुड। फिर उसके बाद क्या पढ़े बेटा अपन ने? बोल दो। प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज? कौन सी? थोड़ा नोटबुक को ऐसे देखो, आपको लगे अरे हमारी नोटबुक ये इतनी भर गई। थोड़ा सा स्टार्टिंग से आओ, पहले पेज से आओ, पहले पेज से आओ। पहला पेज मतलब चैप्टर का फर्स्ट पेज, जहां से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, चलो पेजेस को इधर उधर करते रहो फटाफट और बताते रहो पहले क्या पढ़ा है अपन ने। हाँ, फिर आगे जाओ। ये सारे लॉ पढ़ लिए थे हमने। फिर इसके बाद वेरी वेल। फिर एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा बोल लो अभी, पहले फिर ही पानी पियोगे? हैं, मन में ही सूख गया क्या गला? हाँ। फिर फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब एक पॉइंट लिख लो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इतने पेजेस इधर उधर करने के बाद आपको क्या लग रहा है? भी हमने
बेटा वो थोड़ा ऊंची बोला करो यार, मेरे को सुनाई नहीं देता क्या कह दिए यार। ले चलो बेटा इधर लिख लो, ठीक है। आज तो मैं क्या सारे ही बस आंसर आपके ओके हो रहे हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट पॉइंट लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। EN लिखते रहना। पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। एक वाइवा हो जाए, थर्सडे वाइवा हो जाए इस चैप्टर का। हाँ वाइवा हो जाए, रैपिड फायर भी हो जाए, रैपिड फायर वाइवा में। पूरा चैप्टर भाई, पूरा चैप्टर, इसमें चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आधा घंटा भी अगर डेली लगा लोगे 2 दिन में ही पूरा पढ़ लोगे, समझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। लिखते मत रहना बेटा, समझते भी रहना, ये पॉइंट हमने पढ़ा दिए हैं। उधर लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर सिंगल आइसोलेटेड एटम। मतलब डेल्टा HEG इज डिफाइंड फॉर सिंगल आइसोलेटेड एटम। सेकेंड पॉइंट, ये जैसे बॉन्ड है बिटवीन H एंड Cl, तो इसका मतलब क्या होता है भी, क्लोरीन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया हुआ है, शेयर, ऐसे बनाओ। इसका मतलब क्या है बेटा, क्लोरीन ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन खा गया। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, आइसोलेटेड एक एटम इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा गेन कर रहा है, उसमें शेयर्ड पेयर चल रहा है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एन एलिमेंट कैन वेरी। ब्रैकेट में लिख दो, डिपेंड्स अपॉन द मेजरिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एन एलिमेंट कैन वेरी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिपेंड्स अपॉन मेजरिंग स्केल। उधर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ए फिक्स्ड वैल्यू, है जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर एन एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट लिख लो, वैसे सेम ही मीनिंग है जो थर्ड का, बट फिर भी लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव टर्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव टर्म। मतलब जैसे रेस चल रही है, हमें ये लगे ना ये ज्यादा तेज भागता है, ये कम तेज भागता है, तो ऐसे इट इज ए रिलेटिव टर्म। उधर लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू in terms of energy released or absorbed।
क्या अब आपको ये पूरा डिफरेंस बिटवीन समझ आ गया है? बोल दो। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है ऐसे। अब फिफ्थ पॉइंट भी लिख लो, फिर भी सिक्स्थ की फिफ्थ पॉइंट लिख दो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर क्या लिखेंगे? वेरी वेल, क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा HEG वैल्यू। नेगेटिव बोलो, नेगेटिव। ओके, अब हमने ये पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कौन से पॉइंट सीरत बेटा? मिसलेनियस पॉइंट्स। क्या होता है मिसलेनियस पॉइंट्स में? हम कौन से पॉइंट पढ़ते हैं बताओ? लास्ट टाइम बताया था। हाँ, मतलब नहीं ऐसे नहीं है, गलत डेफिनेशन बताई। मतलब जो पॉइंट समझ ना आए उनको कौन से पॉइंट्स में लिख देंगे हम? हाँ, और मिसलेनियस के स्पेलिंग लास्ट टाइम बता दिए थे। यस, किसी ने एफर्ट किया घर पे जाके देखने का कि याद है? याद है क्या? चलो सारे बच्चे लिख के दिखाओ मिसलेनियस वर्ड। अब भाई इधर ही लिख ले। अबे अगर नहीं आते तो पंगे नहीं लेने। अच्छा होता नहीं स्कूल में कैलीग्राफी में भी जो लिख भी नहीं रहा होता है वो भी उस दिन पूरा सुंदर करके लिखता है, शायद मेरा ही प्राइज आएगा। समझे कि नहीं? तो ये गलत फहमी में नहीं रहना अपने को। ओके ना, ऑलवेज क्लियर रखना है। कैलीग्राफी में तो सबसे गंदा लिखो, मतलब पता तो लगे भी। हमारा तो नंबर जब आना ही नहीं है, वो भी बच्चा है पूरा सुंदर लिख रहा होता है, तो शायद इसी तमन्ना में शायद मेरा नंबर आ जाए। भी तेरा तो नाम पढ़ के साइड कर देंगे यार। हाँ बेटा, ये तो चलो कोई चक्कर नहीं, ये सही लग रहा है मेरे को कुछ। हाँ ये क्या है? बस ठीक है। नो 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 पहले आप बताओ। हाँ ये तो ठीक है। कोई बात नहीं। ये क्या लिखा है? थोड़े बस एक लेटर का चक्कर रह गया, एक लेटर का चक्कर रह गया, बाकी सही है। चलो कोई नहीं। अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है? विच इज डायगोनल। सारे बच्चे पीरियोडिक टेबल को एकदम मेडिटेट करके पीरियड 2 पीरियड 3 दोनों लाइंस को ऐसे चलाओ पैरेलल। ओहो दिख रही हैं, VR वर्चुअल रियलिटी की तरह। समझ रहे हो क्या? हाँ, अब यही मान के चलो आपने जो चश्मा पहना हुआ है वो वर्चुअल रियलिटी सामने दिख रहा है अपने को। द नेक्स्ट बिग थिंग जो अभी आएगी फ्यूचर में वो क्या है? चश्मे। क्या आ रहे हैं? ठीक है, आने वाले 10-15 साल में तो ऐसा कह रहे हैं भी, जैसे अपन फोन उठाते हैं ना, सबसे पहला काम यही कर रहे हैं, तो लोग चश्मा उठाएंगे और सारा कुछ आ जाएगा भाई, ये नोटिफिकेशन आई, ये सब। बेटा बहुत ज्यादा $billion। बेटा मेरे बड़े भैया उधर मेटा में काम कर रहे हैं US में, वही बता रहे हैं भी वहां पर वो $1 बिलियन खर्च कर रहे हैं। कौन? मार्क जकरबर्ग। ठीक है ना, भी इसी चीज के लिए। तो इसलिए मैंने फैक्ट बताया, मैंने इधर उधर की बातें नहीं बताई।
क्योंकि वो उसी प्रोजेक्ट में, आपने देखा नहीं कि आईपीएल में वो ऐड आ रही है, वो तो बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज है। आने वाले जो उसका सपना है ना मार्क जकरबर्ग का, वो ये है अभी भाई अपने को फोन को रिप्लेस करना है किससे, चश्मे से, समझ गए क्या नहीं। तो मेटा उस पर वर्क कर रहा है, वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो बाद की बातें हैं, बट अगर हो जाता है तो नेक्स्ट बिग थिंग जो आएगी, जैसे अभी सेल फोन्स है ना, तो फिर क्या आएगा, अरे अभी तो बेटा कीपैड वाले फोन है, आप ये मान के चलो जो चश्मा है वो किस की तरह काम कर रहा है, कीपैड, मतलब उसमें बहुत ही कम फंक्शंस हैं। इसके बाद तो आप सारा कुछ ही फोन वोन A to Z सर्व किससे करोगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो इधर देखो, मतलब उसी में सिम डलेगा, उसी में सारा कुछ होएगा ना यार, ये ऐसे सोचना है। सर आपको नहीं लगता है बहुत अजीब सी हर टाइम आपको बोल रहा है? हाँ बट भाई नहीं बताया मेरे को, तो मैं क्या करूँ, ये तो है। इधर डायगनल, बेटा मैं गलती से बोल गया, मैं ऐसे ही कह रहा था 2 पीरियड होते हैं कि नहीं, कौन से, ओए बस यार बस, एक है पीरियड नंबर 2, एक है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर 2 में एलिमेंट्स लिखो, लिथियम के बाद फिर इधर बताओ, इधर इधर ले, मेरे को तो यार ये तीनों का समझ ही नहीं आ रहा है सिस्टम। आप ऐसा करो बेटा, इधर आओ, आप इधर बैठो। ये कमाल है यार, मैं कह रहा हूँ भाई कॉन्फिडेंस तो आप ही में, ये कह रही है मैंने कुछ बोला ही नहीं, वाह, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ बेटा, वो उसको पे थोड़ा तरस करो, कहीं बेचारी, समझ गए, इधर आ जाओ। क्या स्ट्राइक मतलब, अच्छा ऐसे दोनों का काउंट करते हैं फिर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। बेटा ये पीरियड नंबर क्या है 2, ये पीरियड नंबर क्या है 3। लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगोनली हैं कि नहीं है, यस। बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये भी क्या है, बोरॉन, इधर आ गया, एल्यूमिनियम के बाद कौन आ रहा है, सिलिकॉन, बोरॉन और सिलिकॉन, बोरॉन के बाद कौन आता है, कार्बन, इधर कौन आता है, कौन आ रहा है, फॉस्फोरस। बस सिर्फ यही 3 का पेयर है जो क्या शो करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, और कोई डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। ऐसा नहीं है हर एलिमेंट के डायगोनल को पेयर कर दो और उसको क्या बोल दो, डायगोनल, नो ऐसा नहीं बोलते। क्यों, ये 3 का पेयर ही है जो कौन सा रिलेशनशिप शो करेगा। क्यों करते हैं, इसका रीजन होता है, क्या होता है इसका रीजन, इसके रीजन क्यों है, इसका रीजन होता है कुछ प्रॉपर्टीज इनमें क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे, ये और ये, बस ये 3 ही हैं। ये ए पॉइंट लिखो, पहले ए पॉइंट लिखो, फटाफट लिखो यार। इसके बाद समझ गए, लिथियम का डायगोनल एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम। ये 3 पेयर ही क्या शो करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, रीजन लिखो फॉर डायगोनल रिलेशनशिप इज इन्वर्टेड कॉमास, सिमिलर एटॉमिक साइज,
सिमिलर एटॉमिक साइज। ओके, दूसरा लिखो, मतलब सेकंड मिसलेनियस पॉइंट लिखो, एटॉमिक वॉल्यूम लिखो, एटॉमिक वॉल्यूम। पहले इसका डेफिनेशन लिखो एटॉमिक वॉल्यूम का, ए पॉइंट लिखो। definition, volume of 1 mole of an element, volume of 1 mole of an element occupies at room temperature। बेसिक अभी हमने इतना पढ़ा नहीं ना 1 मोल क्या होता है, पर इसका मतलब ये होता है एक ये नंबर है, जैसे 100 एक क्या है नंबर है ना, 200 एक क्या है नंबर, 500 एक क्या है नंबर। तो ऐसे बहुत सारे अगर एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 1 मोल, बोलो 1 मोल एलिमेंट जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उस वॉल्यूम का क्या नाम है, एटॉमिक वॉल्यूम। इसको एटॉमिक रेडियस से आपने कंफ्यूज नहीं करना है ज्यादातर, समझ आ गया कि नहीं, क्योंकि फिर तो ऑर्डर क्या आता, सेम आता। जो कौन सा ऑर्डर था, एटॉमिक रेडियाई का। तो एटॉमिक वॉल्यूम में बस ये लिख लो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, पर फिर भी कभी ना कभी आपको टेस्ट सीरीज में दिखेगा तो लिख लो। लेफ्ट टू राइट लिखो, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम देखो, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है। पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज है, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। सर कौन से एलिमेंट के बाद, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस आपको इतना ही आएगा। एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, फॉल्स। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, फॉल्स। एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीज, बस इतना लिखना है, ठीक है। डाउन द ग्रुप में सेम ही है, बस ऑर्डर लिखो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic volume always increases, atomic volume always increases। अगला लिखो थर्ड, डेंसिटी, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं, थर्ड, हाँ थर्ड मिसलेनियस प्रॉपर्टी होगी कौन सी, डेंसिटी। इसमें पहला पॉइंट लिखो डेंसिटी में,
ये लिखो, ठीक है। डेंसिटी पहले इंक्रीज करती है पीरियड में, फिर क्या करती है, डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप में डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। और इधर एटॉमिक वॉल्यूम में क्या था, फर्स्ट डिक्रीजेस फिर इंक्रीजेस। है जी, एक्सेप्शन नहीं है। क्या आप पूछ क्या रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आया। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है बेटा। अगर मैं सेकंड पीरियड के लॉन्ग मूव करूंगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे, तो पहले डेंसिटी कुछ एलिमेंट, पहले तो वो कौन सा ऑर्डर दिखाएगा, इंक्रीजेस का, फिर ऐसे। ओके, हाँ। इसमें एक पॉइंट लिख लो जो पूछा जाता है, बी पॉइंट डेंसिटी का लिखो। पोटेशियम हैज, ये एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है, एक्सेप्शन लिख लो। पोटेशियम हैज लेसर डेंसिटी देन सोडियम। पोटेशियम हैज लेसर डेंसिटी देन सोडियम। अब फोर्थ पॉइंट लिखो। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, हाँ हाँ, फोर्थ मिसलेनियस पॉइंट लिखो। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड shows different behavior. Elements of second period shows different behavior than मतलब लिख देना, than their respective group members। जब फिर ऐसे लिख लो, in comparison to their respective group members, मतलब समझ आना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड shows different behavior than their group 2 members or in comparison to their respective group members। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये पॉइंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स लिखो, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला रीजन लिखो, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला रीजन लिखो, ठीक है। देयर स्मॉलर साइज, THEIR वाला लिख देना, ठीक है ना, देयर स्मॉलर साइज। सेकेंड रीजन लिखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तीसरा रीजन लिखो, मोर चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। लिखो मोर, न्यूमरेटर में लिखो चार्ज, डिनोमिनेटर में लिखो साइज। मोर चार्ज बाय साइज रेशियो। मोर चार्ज बाय साइज रेशियो। ओके, फोर्थ पॉइंट, और उस पर स्टार मार्क करो, मतलब फोर्थ रीजन बेसिकली। फोर्थ रीजन, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। एब्सेंस ऑफ, बोलो, d ऑर्बिटल्स।
क्या? हाँ हाँ, डी मतलब वेक, ये डी ऑर्बिट जैसे एसपीडी होता है, हाँ ऐसे डी ऑर्बिट। ओके हाँ, अरे वाटर ब्रेक कर लो यार सारे बच्चे। ये पेन है ना। अब अगला पॉइंट लिख लो। फोर मिसलेनियस पॉइंट्स हो गए ना बेटा। फिफ्थ लिख लो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देखो दो न्यूट्रल ऑक्साइड आपको मॉड्यूल में मिलेंगे 3.15 पेज पे। देखो कौन से हैं। हाँ हाँ, कौन से हैं, फॉर्मूला लिखो इनका 3.15 पेज पे। कौन से हैं? NO, कोई नहीं, और दूसरा, वाह बेटा वाह, एक N2O, और एक और है कौन सा, CO, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसको नाइट्रस बोलते हैं, और इसको तो पता ही है क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, आपकी जिंदगी में बस ये तीन ही ऑक्साइड्स कौन से हैं, न्यूट्रल। ठीक है, याद रखना है इनको, क्या है बोलते हैं इनको, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कभी पेपर में आ जाए आपको पानी एसिड है, बेस है, क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों? वाटर कैन ईदर एक्ट एज ए एसिड और इट कैन एक्ट एज ए बेस। ये एम्फोटेरिक, ये हाइड्रोजन का एम्फोटेरिक ऑक्साइड मत बोल देना, समझ गए। ये वाटर है, क्या है ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, ये वाटर। तो दोनों में फर्क है। ओके बेटा, इसलिए वहां नहीं लिखवाया, यहां लिखवाया। चलो, ओके, अब सारे बच्चे क्लैपिंग करो। चैप्टर क्या हो गया है, खत्म। चैप्टर क्या हो गया है, खत्म। अब आप लोगों ने क्या करना है, थर्सडे को नई नोटबुक लेकर आनी है, पर पीरियोडिक टेबल तो पहले इसमें क्या करना है, पेज, फिर एक नई नोटबुक लेकर आनी है, उसमें हम नया चैप्टर क्या करेंगे, इस नोटबुक को ऐसे ही रख दो, समझ गए, चाहे कितने भी पेजेस रहें। ओके, अब अरे बता रहा हूँ, हाँ मैं ये चाहता हूँ भी हम इसी नोटबुक में आगे जाके, हाँ अरे क्या बात है भाई, वेरी गुड। पी ब्लॉक चैप्टर इसी में क्या करें, कंटिन्यू, डी ब्लॉक भी इसी में कंटिन्यू करें। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, तो आपको याद आ जाएगा। आयोनाइजेशन देखना है, इलेक्ट्रॉनिक, फिर आप उधर जाओगे, इतने एफर्ट कौन करता है, समझ आया कि नहीं। तो इसीलिए बेटर है भी हम इसी नोटबुक को आगे से कौन सी नोटबुक बना लेंगे। हाँ, तो चाहे आप टेंशन मत लो बेटा, अगर मान लो इस नोटबुक के 30-40 पेजेस खाली रह गए ना, तो आपने दिल पे नहीं लेना, वो मेरे 30-40 पेजेस किधर रह गए खाली, समझे बेटा, हमने कितनी नोटबुक्स अभी तक ऐसे ही। ओके, तो इसलिए प्लीज इसको वैसे ही रहने दो। अब आपने बस नई नोटबुक लेकर आनी है, ठीक है। ओके,
इसमें पहले क्या पेस्ट करना है आपने, और नई नोटबुक पे भी। अब जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है जो इसका पहला चैप्टर अपने मॉड्यूल का कौन सा है, मूल कॉन्सेप्ट। तो छुट्टियों से पहले हम ये पहले 3 चैप्टर क्या कर लेंगे, फिर जुलाई में अपन केमिकल, अगस्त में रिडॉक्स, फिर अगले लास्ट पेज पर आ जाओ, नहीं वो है नहीं सिलेबस में। फिर सितंबर में हम खत्म करेंगे क्या, थर्मोडायनामिक्स, क्या खत्म कर देंगे। अक्टूबर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर देंगे। नवंबर में हम केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम कर देंगे, ठीक है। दिसंबर में हम फिर ऑर्गेनिक उठाएंगे, क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जनवरी में हम क्या कर देंगे, GOC खत्म। बस बहुत है, फिर 11th खत्म होगी, समझ गए। नहीं ये दोनों का मिक्स है बेटा, इतना नहीं है सिलेबस। मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 आर फॉर 11th क्लास, 4th, 5th एंड 6th आर फॉर। और इस मॉड्यूल में भी ये सारे चैप्टर नहीं है, जैसे ये हाइड्रोकार्बन, ये हम 12th में करेंगे। एरोमेटिक इधर ही कर लेंगे। एनवायरमेंटल आउट ऑफ सिलेबस है, ये JEE एडवांस में, नीट में नहीं है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड नीट में नहीं है। S ब्लॉक नीट में नहीं है, P ब्लॉक है। बेसिकली जो सिलेबस नीट का है वही JEE मेंस का है, JEE एडवांस में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, JEE मेंस में भी जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं, वो बोल दो। ऐसे 4th मॉड्यूल में पहला चैप्टर ना तो नीट में ना JEE मेंस में है, और ना ही सेकंड लास्ट चैप्टर, हाँ वो भी नहीं है। वो पहले JEE मेंस करेंगे फिर ही JEE एडवांस करेंगे ना, हाँ। फिर ऐसे मॉड्यूल 5 में पॉलीमर चैप्टर नहीं है। मॉड्यूल 6 में तो मेटलर्जी चैप्टर नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। ओए पहले मॉड्यूल करो, इंटेक्स एक्सरसाइज 6, चलो भाई लिखो नोटबुक पे, इंटेक्स एक्सरसाइज 6। हाँ पहला क्वेश्चन करते हैं सारे बच्चे, अच्छी चीज है। चैल्कोजेंस क्या लिखा हुआ है, पता नहीं, क्यों चैट GPT तो देख लिया हुए ने। अब आपको ये चैप्टर कैसे लगा पढ़कर, ये चैप्टर पढ़कर आपको कैसे लगा, बोलो बहुत अच्छा लगा सर, बोलो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब हमारे कितने चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, क्यों, देखते ही आंसर आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसमें कुछ सॉल्विंग का है ही नहीं, कितना भी सोचते रहो कुछ सोच में आएगा ही नहीं जब याद ही नहीं है, क्यों, लॉजिक जो है वही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, जो ऑर्डर है वो वही है। अब किसी का एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आ सकता, जो है वही है। तो दिस इज वेरी स्कोरिंग टॉपिक, पर ये वैसा टॉपिक है जो बच्चों 2 साल तक इस पर मेहनत नहीं करते, फिर हर बच्चा क्या कहता है, P ब्लॉक P ब्लॉक P ब्लॉक P ब्लॉक, समझ, PD ब्लॉक, ऐसे चलता रहता है। तो हमारे लिए वो, आई होप आप लोग इस पर थोड़ा सा मेहनत करोगे। किसी ने तारीख लिखी थी, ये हमने कब स्टार्ट किया चैप्टर, 12th मई को, हाँ। आज कितनी तारीख होगी, हाँ, तो कितने दिन हो गए, 20 दिन, मतलब 3 हफ्ते हो गए। कोई बात नहीं बेटा, हाँ 3 हफ्ते हो गए कि नहीं, बस ऐसे ही इतने ही चैप्टर होते हैं। आप ये सोचा करो, थोड़ा सा वाइडन सोचा करो भी, हर चैप्टर को खत्म होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। कितने हफ्ते लगते हैं, 3 से 4 हफ्ते। तो आप, और 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, मतलब 4 तो होते ही होते हैं, 4 × 7 28 है ना। और थोड़ा मैथ लाया करो, समझ गए, ठीक है ना, मतलब 4 से हल्का सा प्लस। तो आप ये देखो भी, आपको 18-20 दिन एक ही चैप्टर पढ़ना होता है केमिस्ट्री का,
तो फिर अगर मान लो आज शामो आप काम नहीं कर पाए तो कल कर लो। समझ आ गया कि नहीं? और अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा भी पढ़ते रहोगे केमिस्ट्री, 1 घंटा भी अगर आपने डेली, चाहे क्लास हो चाहे क्लास, अगर आपने ऑनेस्टी से 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दिया डेली बेसिस पे, बस केमिस्ट्री जो बेटा 180 आउट ऑफ 180, 100 आउट ऑफ 100 नंबर पक्के ने। जे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ बेटा। 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ 40 to 50, 180 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ 100। समझ गए? तो अब आपने डिसाइड करना है भी आपने केमिस्ट्री मतलब कैसे पढ़ना है। तो डेली 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत, 2 घंटे भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1.5 घंटा पढ़ लो। तभी इफेक्टिव कितना पढ़ोगे? 1 घंटा। तो डेली 1.5 घंटा पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ी जाएगी, मॉड्यूल भी पढ़ा जाएगा, इसकी थ्योरी भी रीड कर लोगे, नोट्स को भी क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे। नहीं तो बेटा फिर गल्ला च ही रह जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नया क्वेश्चन बैंक करने का। अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है मेरे को सर और क्वेश्चन करने हैं, मेरे को कुछ बताओ, बताना क्यों, आपने मेरे को बताना है। इवन समझ गए? मैं आपको एक शीट दे दूंगा, लो बेटा चक्को सॉल्व करके ले आओ। आप कहोगे सर मैंने वो शीट क्या कर दी, फिर मैं कहूँगा लो बेटा चक्को दूसरी शीट उसी टॉपिक की सॉल्व करके आओ। समझ गए क्या नहीं? और वो भी हार्ड कॉपी। समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए अगर आपके मन में ऐसा कुछ आए भी हमें कुछ करना है तो प्लीज़ सर से पहले थोड़ा सा पूछ लो। ओके, मतलब मेरे से, ठीक है? हाँ। अब इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 6, चलो भाई पहला क्वेश्चन 51। क्या बात है, शगन वाला नंबर हो गया ये तो। पढ़ो भाई, हरनूर बेटा रीड करो। क्वेश्चन नंबर लिखो नोटबुक पे बेटा, क्वेश्चन नंबर नोटबुक पे लिखो, मेहनत करनी है। आप रेड पेन नहीं यूज करते क्वेश्चन नंबर के लिए? हाँ तो 2 पेन तो यूज करो यार कम से कम। शहरी भाई आप ले आए रेड पेन? हाँ ठीक है। इन अ पीरियड, हाँ जी बेटा रीड करो। फॉर, ठीक है, तो चैल्कोजन को लिख दो ग्रुप 16। चैल्कोजन को लिख दो ग्रुप नंबर 16। हैलोजन का ग्रुप नंबर, इनर्ट गैसेस का, एल्कली मेटल्स का 1। तो क्या होता है आंसर? आंसर भी लिख दो, बस क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख दो। आंसर क्या आएगा? हैलोजन्स। 52 एलिमेंट पहले, एलिमेंट नहीं 52 क्वेश्चन आप पहले सारे बच्चे पढ़ो। हाँ जी, यही हो गए थे, क्या बात है। हाँ नहीं अभी सारे करेंगे ना, चैप्टर खत्म हो गया। इंटेक्स मतलब क्लास एग्जांपल्स करो 52 सारे बच्चे खुद। आपको ये ऑक्सीडेंट वगैरह पता है क्या होते हैं? अच्छा चलो ये रहने दो, 52 क्वेश्चन क्रॉस ही कर दो। वैसे ऑक्सीडेंट क्या होते हैं बेटा? या रिडक्टेंट कोई एनीवन? ऑक्सीडेंट को लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सही है, लिखो ऑक्सीडेंट को ब्रैकेट में लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट को लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट। LIC एजेंट का क्या काम होता है? स्पाई एजेंट्स का क्या काम होता है? अपने ही कंट्री में अपने ही गवर्नमेंट का स्पाई करना है क्या? नो। ऐसे ही बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन लिखो फटाफट सारे बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला पॉइंट लिखो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। वेरी वेल, हाँ वो तो ऑब्वियस है, गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलना है आगे से? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। LIC एजेंट खुद ही बाय करते रहते हैं पॉलिसीज की, दूसरों को कहते हैं, दूसरों को कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे ही क्या बोला मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को खुद लिख दो रिड्यूस हो जाए। अब 2 ही चीजें होती हैं इसमें, तो थोड़ा तो सोच के बोलना है यार। रिडक्टेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को
रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करें और खुद क्या बात है बेटा। हाँ हाँ, मैंने कौन सा कहा है? मेरे को अच्छा लगा, आपने जल्दी कैच कर लिया ये पॉइंट। जैसे अगर मैं बोलूँगा आपको 15 इंटू 5 कितना होता है, देखो अब मैं नहीं बोलूँगा क्या बात है, समझ गए क्या? ऑल तो ये कौन सी क्लास में था? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया? लिख लो इसको, सारे बच्चे लिखो। 52 क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। बेटा इधर ही लिखते रहोगे क्या? नोटबुक पे लिख लो। हाँ जी, लिखो सारे बच्चे आंसर। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स tendency of the element to attract the electron towards itself. That is, अगली लाइन में लिखो, that is capacity to, एक तरह से क्या बोलेंगे? capacity to gain an electron। समझ गए? मतलब आप समझ आ गया कि नहीं? मोटा मोटा कैपेसिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। अगली लाइन में लिखो देयरफॉर खुद का रिडक्शन। ये हम लिखो देयरफॉर खुद का रिडक्शन। देयरफॉर कौन सा एजेंट? अगली लाइन में लिखो देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर क्या आ गया? सी। अब नोट करके लिख लो सारे बच्चे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगली लाइन में लिखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता, मतलब खुद का क्या होएगा? उसका रिडक्शन। समझ आ गया अब आपको पूरा क्वेश्चन 52? ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? देखो, वेरी वेल बेटा, रिडॉक्स में पढ़ते हैं, तो पहले ही बता दिया। 53 करो सारे बच्चे, लिख दो क्वेश्चन नंबर 53, आंसर लिख दो कौन सा? मलिकन। ओके, एवरेज का मतलब समझते हो? ये इंग्लिश है भाई। क्या है ये? एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब दोनों चीजों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ओके, अच्छा, अगर कोई आपको ये कहता है अभी बेसिक्स क्या होते हैं, फिर आप क्या कहते हो? आपको ये कहते हैं ना बेसिक्स को क्या करो? स्ट्रॉन्ग करो। बट बेसिक्स क्या है? बेसिक से हम क्या समझते हैं, ये समझाया किसी ने? हाँ हाँ बोलो। चैप्टर समझना मतलब, ओके, इसका मतलब होता है बेसिक्स। क्या फॉर्मूला समझना बेसिक्स होते हैं? क्या उनकी डेरिवेशन, मतलब आप क्या समझोगे भी अगर आपको कोई ये कहता है बेसिक्स क्या कर लो बेटा, पर क्या किसी ने ये बताया बेटा बेसिक्स क्या होते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे? जिम में जाके तो बोलते हैं मसल्स स्ट्रॉन्ग करो, तो डंबल वंबल उठाएंगे, समझ गए? एक पता लगेगा क्या कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब भी कैलकुलेशन अच्छे करनी है, टेबल्स याद होने चाहिए। बट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म्स बेसिक? स्ट्रॉन्ग कर लो, जिसमें सब कुछ, जो बेस है, बेस कौन है? डेफिनेशंस, ओके, मेन टॉपिक्स, ओके, तो हाँ, फॉर्मूलाज हो गए, डेरिवेशन, क्या ये बेसिक्स में आ सकते हैं? आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ बेटा बेसिक्स होते क्या हैं। ये तो हो गया सिलेबस का पार्ट, बेसिक मतलब डेफिनेशंस होगी,
डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? याद करना, समझ के याद करना। क्या समझें उसमें जो याद हो जाए? जो लिखा है, वेरी वेल, नहीं ये बात सही है, जो लिखा है उसको आपको, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट को कब ये लगेगा भी अब ये डेफिनेशन मेरे को समझ, डीप मीनिंग उसका पता हो, अपने को समझ गए कि नहीं ये। पर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डीप मीनिंग? सिंपल चीज है जो बेसिक्स में, जब आपको इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ लिखना आ जाए, समझना आ जाए, इसका मतलब आपके बेसिक्स क्या हो गए? हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का IE प्लस EA बाय 2। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी इंग्लिश क्या हुई? एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बोल दो। तो जब आपको ये चीजें, जब आप इंग्लिश को किससे रिलेट करोगे? मैथ से। तो इसका मतलब आपको क्या आ गया समझ? बेसिक्स। समझ गए? वेक्टर वाली असाइनमेंट है क्या सभी के पास? लो देखो, एक टेबल पे एक तो रखो। इसमें ये देखो, नहीं फिजिक्स की नोटबुक है क्या? अच्छा, आपके एक क्वेश्चन है उधर, A इक्वल टू बी वाला एक क्वेश्चन था, सर ने कराया होगा आपको वेक्टर्स में, उनके नोट्स में होता है A इक्वल टू बी, देन रिजल्टेंट इज ईदर इक्वल टू, ऐसा कुछ है ना, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू ईदर ऑफ द वेक्टर्स के इक्वल है। चलो कोई नहीं, ओए कहने का मतलब ये है, जैसे बेटा ये तो क्या हो गया? मैथ। क्या है ये? मैथ का सिंबल है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या बोलोगे? मॉडुलस ऑफ, अच्छा, और मैग्नीट्यूड, वेरी वेल। क्या आगे? नहीं नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, देखो यही चीज अपने को दूर करनी है, समझ रहे हो क्या? जैसे पूरा क्रिस्प आंसर चाहिए अपने को एकदम। हाँ, क्या बोला आपने? मैग्नीट्यूड ऑफ, बस। अगर आपको ऐसे याद है भी, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ना कि कुछ और बोलना है। फिर इसका मतलब आपके बेसिक्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग। जैसे मैथ क्या हुआ? डेल्टा H EG। इंग्लिश क्या हुई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग गेन। ठीक है ना? मैथ क्या हुआ इसका? ये। इंग्लिश क्या हुई इसकी? टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। जब आपको सिंबल को इंग्लिश में बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, तब आप जाकर कहोगे भी अब मेरी बेसिक्स क्या है, अब मेरा डेफिनेशन पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो जब भी आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, जब भी आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपने हमेशा सेंटेंस में और मैथ में, दोनों में क्या ढूंढना है? हमेशा रिलेशन। आप जाकर जब आप वेक्टर्स के क्वेश्चन देखना दोबारा, एक्सरसाइज 0B पार्ट के 3-4 क्वेश्चन पहले, फिर आपको समझ आएगा उसमें इंग्लिश लिखी हुई है और आपको उसको मैथमेटिकली क्या करना है? लिखना है और सॉल्व करना है। तो जब आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब अब आपको समझ आ गया, तो मैं 2 साल की जर्नी में हम क्या ट्राई करेंगे भी आपको इंग्लिश से क्या समझ आ जाए, मैथ से, तो आपको डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्लियर। क्यों? हर डेफिनेशन पहले सेंटेंस में लिखते हैं, फिर उसका क्या लिखते हैं? कुछ ना कुछ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को बोलना जब आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपके नंबर क्या आएंगे? फुल आउट ऑफ फुल। समझ आ गया कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन करो, कौन सा? 54 करो। सारे बच्चे करो फटाफट, मन में करो, आंसर मैं ही बताऊंगा।
क्वेश्चन नंबर लिख दो बेटा नोटबुक पे 54 और आंसर लिखो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है बेटा, इंक्रीज कौन सी हो रही है अक्रॉस अ पीरियड? बी तो नहीं होएगा, साइज ऑफ एटम। ए के बारे में हमें मान लो नहीं पता। सी तो डिक्रीज होता है, मेटेलिक नेचर तो डिक्रीज होता है। तो आंसर दिल्ली आ गया कि नहीं आ गया? 55 लिखो, क्वेश्चन नंबर 55। सेकंड ग्रुप का मतलब मेटल, ब्रैकेट में लिख दो। फोर्थ ग्रुप का मतलब डी ब्लॉक, ये भी क्या है? मेटल। सिक्स नहीं, एट्थ ग्रुप ये भी क्या लिख दो? मेटल्स। जीरो ग्रुप क्या लिखोगे? नोबल गैसेस। क्या लिख दोगे ग्रुप नंबर 18। अच्छा, अब फिर इसका आंसर कैसे करें? अब सारे बच्चे वो पीरियोडिक टेबल देना बेटा। इस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना, इन्होंने थोड़ा सा पुराना सिस्टम चला दिया है। कौन सा सिस्टम चला दिया है? पुराना सिस्टम चला दिया है। ये देखो 2 इधर भी है रोमन न्यूमरल में और 2 पी ब्लॉक में भी, कहीं और भी है डी ब्लॉक में। देखो ग्रुप नंबर 12 देखो, ग्रुप नंबर 12 में भी 2 दिख रहा है क्या रोमन न्यूमरल में? और वैसे भी ग्रुप नंबर 2 के नीचे क्या लिखा है? 2। तो इसका मतलब 2 वाला ग्रुप तो पक्का किसका होएगा? मेटल का। लिखो एक्सप्लेन, भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। क्या लिख रहे हैं? मेटल। इसको फटाफट पास ऑन करो, सारे बच्चे चेक करो। ग्रुप नंबर 8 देखो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ना इसलिए कह रहा हूं बेटा। 55 में ये 2 बार आ रहा है, एक बार ग्रुप नंबर 2 में, एक बार ग्रुप नंबर 12 में। दोनों ही क्या होंगे? मेटल। तो इस ये दोनों ही क्या, कौन से ऑक्साइड बनेंगे? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, फिर ए ऑप्शन खत्म हो गया बेटा। अब आ जाओ कौन सा ऑप्शन? पहले सी ऑप्शन आ जाओ। कौन सा? सी आ जाओ। सी में देखो सारे बच्चे 8 ग्रुप देखा आपने पीरियोडिक टेबल में? लाओ आगे पास करो। 8 ग्रुप 8, 9, 10 में लिखा हुआ है, डी ब्लॉक में लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 8। देखो लाओ, ये लिखा हुआ है बेटा कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप यहां पर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? 8th। ठीक है, और ये वाला जो है ये 7th है। क्या है ये? बस फिर कहानी खत्म है। तो इसका मतलब 8 एक बार ही आ रहा है कि एक से ज्यादा बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। कौन से ब्लॉक में आ रहा है? डी ब्लॉक में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया यार? अरे बोल दो। क्यों? ये भी क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। देखो बेटा ये एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलने वाली आपको। फिर इसके बाद आ जाओ बॉम्बे वाले ऑप्शन पे। बॉम्बे वाले में कौन सा ग्रुप है? 4th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बोलो? 4th ग्रुप है। 4th ग्रुप देखना कितनी बार आ रहा है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में? एक बार यहाँ आ रहा है क्या? मतलब बोलो, एक बार इधर आ रहा है। तो एक बार मेटल में आ रहा है, एक बार नॉन मेटल में आ रहा है। तो इन्होंने क्या कहा है? एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इज ए गैस। 4th ग्रुप का मतलब एक बार तो कौन सा ग्रुप आ रहा है बेटा? 14। एक बार कौन सा ग्रुप आ रहा है? 4। 14 मतलब कार्बन सिंह जी सेंट टू पंजाब। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या बनाएगा इसका? ऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया कि नहीं? और नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है बोलो? बोलो एसिडिक। तो आंसर क्या आ गया? ऐसे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे पढ़ोगे, जो कि बहुत ही आसान मेथड है, तो फिर आपको लगेगा भी आपको ये चैप्टर पूरा आता है। नहीं तो फिर आप बाकी स्टूडेंट्स की तरह सिर्फ एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन और एक्सेप्शन ही क्या रखोगे याद। आपको लगेगा शायद यही है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये इससे बहुत ऊपर है बेटा। क्या? ज्यादातर बच्चे कोचिंग में सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज के जरिए ही बोल देते हैं भी हमें पीरियोडिक
आता है, नहीं आता बेटा उनको पीरियोडिक। समझ गए कि नहीं? ये चीजें जब आएंगी फिर आपने बोलना है भी आपको क्या आता है, पीरियोडिक। नहीं तो फिर वो इसको बोलते हैं ये तो पी ब्लॉक है, ये तो पी ब्लॉक है। समझ, ये पी ब्लॉक है क्या? सर इससे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कोई नहीं, कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। 56 करो फटाफट, फटाफट करो भाई, 1 मिनट में 56। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। एल्यूमिनियम तो देख के रिजेक्ट कर दिया। Hb किधर आता है? तो आपने ये देखना है कौन अच्छा क्या है, नॉन मेटल। कौन अच्छा क्या है, नॉन। एक मिसलेनियस पॉइंट लिख लो फटाफट, बस एक ही पॉइंट लिखना है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटलिक नेचर इंक्रीजेस। मेटलिक नेचर, नॉन मेटलिक नेचर बोलो डिक्रीजेस। ये पॉइंट लिखो मिसलेनियस में, लास्ट पॉइंट, फिर क्लास ओवर। लिख लिया? अब आप ये एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में देखो फटाफट। पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को देखो, कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बोलो कौन से हैं बेटा, नाइट्रोजन एंड, ये हम नेक्स्ट टाइम भी करेंगे पर अभी भी सुन लो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, ये दोनों मेटल हैं कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, पर इनमें भी अच्छा ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर किसमें होगा, नाइट्रोजन। किसमें होगा, नाइट्रोजन। ऐसे समझना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो अभी आप ऐसा करना, ये पूरा एक्सरसाइज कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये 56 सर्कल कर लेना, मेरे को बता देना भी सर डिस्कस करना है। अच्छा बेटा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। कंप्लीट मतलब कहाँ से करने थे? 50 से लेके 60 तक। एक्सरसाइज 2 का होमवर्क लिख लो, 38 से 50। एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट कर लो, बस बहुत है। ओके चलो, अब टेस्ट कब है आपका, अगले। पहले ये कर लो, फिर थर्सडे आपको सिलेबस बता देंगे क्या आएगा। आ गया सिलेबस? क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, बोहर मॉडल इंक्लूडेड। इसलिए बेटा आप लेक्चर्स देख लो, वो अभी इसीलिए किया है भी ताकि आप पर प्रेशर पड़े और आप लेक्चर्स को सुन सको।